ठीक है, तो ईस्ट पाकिस्तान खत्म हो गया और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो। ठीक है, जुल्फिकार अली भुट्टो वन ऑफ द वेरी पॉपुलर, ठीक है, वन ऑफ द वेरी फेमस पीपल। अब वो आप उसको पॉजिटिव में बात करें या नेगेटिव में, बट ये हैं बड़े फेमस। ठीक है ना, सबको पता होता है भुट्टो के बारे में। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं भुट्टो की बेसिकली हिस्ट्री। और ये जो हिस्ट्री है, ये हमारे पास शुरू होती है अयूब खान से। अगर आपको याद हो, अयूब खान के टाइम पे भुट्टो था फॉरेन मिनिस्टर। ठीक है, उसको फॉरेन मिनिस्टर से हटा दिया गया था, जिसकी वजह से भुट्टो ने अयूब खान के खिलाफ जाकर उसको हटवा दिया। याद है ना कि उसके खिलाफ प्रोटेस्ट की, यंग लोगों को उसके खिलाफ भड़काया और कहा कि ये सही बंदा नहीं है। अब वो सच बात हो या झूठ हो, बहरल उसने ऐसा उस मतलब भुट्टो ने इसके खिलाफ ऑपोजिशन दिखाई। फिर याया खान आए। ठीक है, याया खान के दौर में इलेक्शंस हुए और इलेक्शंस में भुट्टो की पीपल्स पार्टी वेस्ट पाकिस्तान में मेजोरिटी आ गई। ठीक है ना, 80 में कुछ सीट्स थी। ठीक है ना, 80, मैं बता देता हूँ, 86 या 88 सीट्स थी आउट ऑफ 138 सीट्स, यानी कि रफली 50% से कुछ ज्यादा इनकी मेजोरिटी थी। ठीक है ना, मतलब बहुत अच्छी मेजोरिटी भी नहीं थी। अब आया भुट्टो का दौर। अच्छा, यहाँ पे भुट्टो जो है, यहाँ पे अच्छा जो इलेक्शंस के जो रिजल्ट थे ना, 1970 वाले इलेक्शंस के रिजल्ट, वही यूज करके जुल्फिकार अली भुट्टो जो है उनको बना दिया गया प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ये तो ठीक है ना, प्रेसिडेंट। ठीक है, अब यहाँ पे एक और मजे की बात है, जुल्फिकार अली भुट्टो को बना दिया गया चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। मतलब आप यकीन कर सकते हो कि जो पहला बंदा बना था ना चीफ मार्शल लॉ, वो था अयूब खान। दूसरा बना था याया खान, जो कि दोनों आर्मी वाले थे। ठीक है ना, जनरल थे दोनों। भुट्टो को ना तो आर्मी का कुछ पता है, ठीक है ना, तो आर्मी में उसने कोई पार्ट कभी लिया है, और उसको बना दिया चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। मतलब मार्शल लॉ कौन संभालेगा? भुट्टो। तो आपको पता होगा कि अगर एक नॉन आर्मी बंदे को जब आप आर्मी में लाते हो ना, तो फिर आपके लिए जो है ना थोड़ा सा चीजें पॉलिटिक्स में खराब होती हैं। ठीक है ना, ये बात तो आपको पता होनी चाहिए। और खैर इतना ज्यादा फिर भी मैस नहीं मची। ठीक है ना, भुट्टो ने हालांकि कुछ ऐसी चीजें की जो कि फिर आर्मी के थोड़ा बहुत अगेंस्ट भी थी। ठीक है ना, क्योंकि भुट्टो आर्मी का बंदा नहीं था, वो आर्मी को थोड़ी फेवर करता था। सही है ना। तो अब यहाँ पे जुल्फिकार अली भुट्टो पावर में कैसे आया? ठीक है, आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया की वॉर में याया खान तो बिल्कुल एक कह लो, एक तरह से उसके साथ बड़ा वो हो गया कि वो बिल्कुल अब वो मतलब कंटिन्यू नहीं कर सकता था। ठीक है ना, गवर्नमेंट चलाना, जैसे अयूब खान हो गया था ना 1965 में, बिल्कुल अब उसका एक पॉपुलैरिटी खत्म हो गई, लोग उसको सपोर्ट करना छोड़ गए। सेम याया खान के साथ हुआ, एक और वॉर हुई इंडिया के साथ और अब याया खान को निकलना पड़ गया। ठीक है ना, अब यहाँ पे याया खान जब निकला, एक बात ये हो गई, ठीक है ना, कि पाकिस्तान इंडिया की वॉर हार चुके थे। ठीक है ना, फिर ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन चुका था। ठीक है, और जो भुट्टो की जो रिफॉर्म्स है ना, फूड शेल्टर क्लोथिंग, याद है आपको? कपड़ा रोटी मकान। ठीक है ना, फूड शेल्टर क्लोथिंग, ये जो चीज थी ना, ये लोकल पीपल को बहुत अच्छी लगी। और मैंने आपको बताया हुआ है कि जैसे लोकल पीपल को अगर आप टारगेट करो, लोकल्स को, तो आपको वोट्स मिलने का चांस बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है इसके रिफॉर्म्स बहुत ज्यादा अपीलिंग थे, क्योंकि ये था भी सोशलिस्ट बंदा। ठीक है ना, भुट्टो, तो इसके रिफॉर्म्स लोगों को अच्छे लग रहे थे, सही लग रहे थे। अब यहाँ पे देखो, भुट्टो जब आए ना, तो ऐसे ही तो वो कुछ कर नहीं सकते थे। आपको पता है कि बहुत कोई खराब सिचुएशन चल रही थी, ठीक है, पाकिस्तान की। भुट्टो को लेने थे कुछ अर्ली मेजर्स, कुछ रिफॉर्म्स, ठीक है, कुछ ऐसी चीजें जिससे उसको पावर मिल सके और वो पावर के थ्रू पाकिस्तान को चला सके। अब सबसे पहले इसने क्या किया, आर्मी को कंट्रोल किया। मैंने बताया, जब आप एक नॉन नॉन आर्मी को बंदे को लगाते हो ना, तो वो क्या करता है, वो आर्मी में चेंजेस करता है, और चेंजेस करता है तो आर्मी को तो गुस्सा आता ही है, लेकिन आर्मी कुछ कर नहीं सकती। ठीक है ना, फिलहाल तो अब यहाँ पे भुट्टो ने देखो जो प्राइमरी काम किए थे ना, वो तीन किए थे। ठीक है ना, अ, आप कह लो कि रिमूव, ठीक है, न्यू, और आपके पास है एफ एस एफ। इसने क्या किया, तीन इसके काम थे। एक, इसने जो ना पिछले आर्मी जनरल्स को रिमूव कर दिया, उनको हटा दिया अपनी पोस्ट से। ठीक है, मतलब कि आपके जो भुट्टो के जो शुरू के 4 मंथ्स थे ना, 4 महीने में ही इसने 29 ऑफिसर्स को अपनी पोस्टों से हटा दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सिमला एग्रीमेंट, हाँ वो इसी का पार्ट है, टेंशन नहीं लो। ठीक है, 4 महीने में ही इसने जो है 29 लोगों को हटा दिया।
उसके बाद अपने खुद के लीडर्स लगाए, न्यू लीडर्स लगाए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है तिक्का खान जो है उसको लगा दिया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अच्छा, यहाँ तक अब तक जो एक पोस्ट होती थी ना, याद है, कमांडर इन चीफ। ये मैं आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पे बता रहा हूँ। कमांडर इन चीफ याद है, अयूब खान बने थे बाद में और ज्यादा कमांडर इन चीफ, पहले डोगलास ग्रेसी हुआ करते थे, ठीक है ना। अगर आपको नहीं पता तो थोड़ा चेक कर लेना, ठीक है ना, मैंने पिछली क्लासेस में पढ़ाया हुआ है। अब इसको पोस्ट दे दी गई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है, और ये बना दिया गया तिक्का खान, ठीक है ना, जनरल तिक्का खान, याद है, जो बचर जिसकी हमने बात की थी, जो मारदाड़ जिसने की थी तिक्का खान ने, ठीक है ना, उसको बना दिया गया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अब ये सब हो गया और एफएसएफ बनाई। एफएसएफ क्या था? फेडरल, फेडरल यानी कि सेंट्रल, ठीक है ना, सेंट्रल या फेडरल सिक्योरिटी फोर्स। अब देखो एफएसएफ जो है ना वो एक तरह की पुलिस थी, ठीक है ना। ये इस पुलिस का क्या काम था, इस फोर्स का क्या काम था बेसिकली, कि आपके पास जो है जो पूरे ओवरऑल पाकिस्तान के हिसाब से सिक्योरिटी हो। बट ये क्या था, ये बेसिकली क्या गवर्नमेंट पुलिस को असिस्ट करने के लिए सेटअप की गई थी। और जब बाद में पता चला तो इसको जो है करप्ट किया जा रहा था। इसके थ्रू आपको अगर पता हो तो भुट्टो के ऊपर किलिंग का इल्जाम भी लगा था, ठीक है ना, कि अहमद रजा कसूरी को इसने एफएसएफ के थ्रू मरवाया है, ठीक है ना। तो ये जो है ये भुट्टो के लिए आगे जाके जो है बड़ा ट्रबलसम प्रूव हुई। और कहा जाता है कि भुट्टो ने इसको खुद जानबूझ के गलत तरीके से यूज किया, ठीक है। बहरहाल जो भी हिस्ट्री हो, ठीक है ना, बट बात ये थी, ठीक है, एक इसने ये काम किया। फिर मैं आपको बता दूं अच्छा, ये फेडरल सिक्योरिटी फोर्स मैंने आपको बताई, ठीक है, इसने सेटअप की, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पे एनोटेट कर लूँ, हाँ, ये देखो अक्टूबर 1972 में सेटअप की, ठीक है, किसको असिस्ट करने के लिए, पुलिस और आर्मी को, ठीक है। बट जो है ये इस तरह हो नहीं पाई और ये भुट्टो की असैसिनेशन फोर्स बन गई, यानी कि जिसको भी मरवाना होता था उसके पास भुट्टो भेज देता था, एफएसएफ, ठीक है ना। और कहा जाता है कि इस बंदे को हरेस किया गया है, ठीक है, मारा गया है। और जो है क्या कहते हैं, अहमद रजा कसूरी, ठीक है ना, मैंने आपको बताया अहमद रजा कसूरी के फादर, ये जो ना अहमद रजा कसूरी के फादर जो है नवाब मोहम्मद अहमद कसूरी, इनको भी केस लगा था, ठीक है ना, भुट्टो के ऊपर। तो ये एफएसएफ थी। अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूँ अच्छा, यहाँ पे देखो भुट्टो का एक न्यूक्लियर प्रोग्राम भी है, ठीक है ना। तो आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है, ये चैप्टर 16 का पार्ट है। तो आप टेंशन नहीं लो, ठीक है ना, अगर समझ नहीं आ रहा कुछ भी तो अभी कोई टेंशन नहीं लेना। बट बेसिकली भुट्टो ही वो बंदा था जिसने पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट किया। उसने क्या कहा, उसने कहा कि पाकिस्तानी घास खाएंगे लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स बनाएंगे, ठीक है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इंडिया खुद भी बना रहा था न्यूक्लियर वेपन्स और पाकिस्तान के लिए बहुत ही थ्रेटनिंग सिचुएशन थी कि पाकिस्तान मतलब क्या कहते हैं, अगर इंडिया ने हमला कर दिया तो पाकिस्तान कहाँ जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखो, अपार्ट फ्रॉम इट इफ यू हैव टू ईट ग्रास, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सिंपल कोटेशन है इसकी वो ये है कि पाकिस्तानीज विल ईट ग्रास बट दे विल मेक द न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है ना। तो ये जो है अब्दुल कदीर खान और जो अब्दुल सलाम, इन लोगों ने फिर प्रोग्राम शुरू किया था। सही है, ये ज्यादा डिटेल में अभी मत जाओ, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बता दूं जरा, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, ये कहाँ गया, आई बिलीव यहाँ पे है नहीं। सिमला एग्रीमेंट, देखो सिमला एग्रीमेंट क्या था। अब यहाँ पर मैंने आपको याद है बताया था कि तकरीबन 90,000 लोग थे और पाकिस्तान आर्मी में, और सरेंडर कर लिया था उन लोगों ने। अब वो चीज यहाँ से कनेक्ट होती है। ये जो लोग थे ना, इनको भेज दिया गया इंडिया, क्योंकि ये थे प्रिजनर्स ऑफ वॉर, ठीक है ना, ये थे प्रिजनर्स ऑफ वॉर, POW, ठीक है ना, प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे। इनको भेज दिया गया था इंडिया। और अब ये जो है ना, इंडिया ने इनको कैदी बना के रखा था। अब देखो इंडिया के ऊपर भी लोड आ रहा था इनको खाना पीना देना, ठीक है, इनको संभालना, इनको जो है जो भी मसले मसाइल, ठीक है ना, तो इंडिया के ऊपर भी लोड आ रहा था। और जाहिर सी बात है पाकिस्तान के आर्मी के जनरल्स थे, तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि पाकिस्तान वापस मांगना चाहेगा। तो यहाँ पे जो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब थे, ठीक है ना, भुट्टो साहब, ये मिले इंदिरा गांधी से, ठीक है ना। इंदिरा भुट्टो और ये जो इंदिरा गांधी थे, ये आपस में मिले और इन्होंने क्या किया, इन्होंने पैक्ट साइन किया, एक एग्रीमेंट साइन किया जिसका नाम है सिमला एग्रीमेंट, क्योंकि वो शिमला में साइन हुआ, यानी कि इंडिया के अंदर साइन हुआ। अब यहाँ पे देखो कुछ चीजें एग्री हुई। यहाँ पे एग्री हुआ कि कश्मीर का जो इशू होगा ना,
वो इंडिया पाकिस्तान आपस में डिस्कस करेंगे डायरेक्टली, फेस टू फेस। बाकी गवर्नमेंट्स या बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। इसका क्या मतलब है कि यूएनओ है या आपके पास कोई और कंट्री अगर इंटरवीन करना चाहता है इस मसले में, उसको नहीं करने दिया जाएगा, और ये पाकिस्तान के लिए एक ऑब्वियस सी डिसएडवांटेज है, ठीक है ना। तो ये पाकिस्तान को सहना पड़ा, ठीक है ना, कश्मीर वाली बात, ठीक है ना, कश्मीर वाली बात जो है वो पाकिस्तान के फेवर में नहीं थी। फिर प्रिजनर्स ऑफ वॉर को कर दिया गया रिलीज, ठीक है ना, ठीक है, प्रिजनर्स ऑफ वॉर को कर दिया गया था रिलीज। और जो है आपके पास और भी बहुत सारी चीजें इसमें हुई जिसकी वजह से भुट्टो की पॉपुलैरिटी बढ़ गई। मैंने आपको बताया ये भुट्टो का एक अर्ली रिफॉर्म है और ये अपनी पॉपुलैरिटी, अपनी पावर बढ़ाना चाह रहा था इस दौर में, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ बेसिकली, यहाँ पे इंडिया के साथ सबसे पहले तो अच्छे टर्म्स हो गए, ठीक है ना। अच्छे टर्म्स मतलब कि आपकी जो है ना वर्ल्ड रेप्यूटेशन पाकिस्तान की, वो बेहतर हो गई। देखो, ठीक है ना, एक हो गया हमारे पास गुड टर्म्स, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान के अच्छे टर्म्स हो गए, यानी कि आपकी जो भुट्टो की रेप्यूटेशन थी ना वर्ल्ड वाइड, ठीक है ना, कि भुट्टो यार पीस वाला बंदा है, अमन शांति में बिलीव करता है, उसकी जो रेप्यूटेशन थी ना वो इंक्रीज हो गई, ठीक है। फिर आपके पास इंडिया के अगर रिलेशन अच्छे होंगे तो इसका मतलब है कि इंडिया से जंगें भी कम होंगी, यानी कि आर्मी के ऊपर जो डिपेंडेंस थी ना, आर्मी के ऊपर अगर डिपेंड करता था पहले भुट्टो, तो अब वो भी थोड़ी सी कम हो गई कि हाँ भाई अब तो जंग का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह जो है ना भुट्टो ने कुछ अच्छे काम कर लिए जिसकी वजह से, और यहाँ पे प्रिजनर्स ऑफ वॉर लेकर आ गया पाकिस्तान, जिसकी वजह से पाकिस्तानीज भी खुश हो गए, यार भुट्टो बड़ा अच्छा बंदा है, हमारे आर्मी के बड़े बड़े जनरल्स को वापस लेकर आया है, ठीक है ना। लेकिन एक इसके लिए खाली बुरी बात थी, वो थी कश्मीर वाली बात, मैंने आपको बताया, जिसकी वजह से थोड़ा सा मसला हुआ, बट ओवरऑल सही था, ठीक है, अच्छा था, भुट्टो के लिए अच्छा काम हो गया। सही है, अब मुझे बता दो यहाँ तक सबको समझ आ गया है, ताकि हम लोग फिर कंटिन्यू करें। जिसको समझ आ गया वो चैट में लिख दो। ठीक है, अच्छा, तीन तीन चैट्स आ गए, हाँ सही है, समझ आ गया, सही है। अच्छा, एक सेकेंड, सही है, चार, हाँ ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये हो गया। और हमारे पास जो तीसरा काम किया था ना जुल्फिकार अली भुट्टो ने, अपनी फेम, अपनी पॉपुलैरिटी, अपने जो एक पूरा कंट्रोल डोमिनेट करने के लिए, वो था कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। अब भुट्टो ने जो है बेसिकली बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का, ठीक है। ये मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे अच्छे से कवर किया हुआ है, मैं आपको अपना अपने डॉक्यूमेंट में समझा देता हूँ, ठीक है। तो हाँ, अब ये देखो, यहाँ पर जो भुट्टो का कॉन्स्टिट्यूशन था ना, इसको हम कहते हैं, ये मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, इसको कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है ना। ये है पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि ये फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके बाद कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आया है आज तक, हमेशा अमेंडमेंट्स की गई हैं, चेंजेस की गई हैं, लेकिन ये बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन था अब तक का, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, मैंने आपको पहली जो सेक्शन 3 की क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो है आपके पास तीन तरह के होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, एक होता है प्रेसिडेंशियल, एक होता है सेमी प्रेसिडेंशियल, एक होता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। मतलब यहाँ पर जो है प्राइम मिनिस्टर के पास पावर्स होंगी और जो है लोगों के वोट पे सब कुछ डिपेंड करेगा, ठीक है ना। प्रेसिडेंट वगैरह ये नॉमिनेशन वगैरह नहीं होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे था बाय कैमरल, आई मीन इसको कर लेते हैं, ठीक है ना। हमारे पास ये हो गया, फिर बाय कैमरल। बाय कैमरल का आपको शायद मतलब पता होगा, ठीक है ना, दो हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पे जैसे अगर आपके पास एक लॉ को पास करवाना है, ठीक है ना, यहाँ से अगर एक बिल को पास करवाना है तो पहले ये कहाँ से जाएगा, लोअर हाउस से, और अपर हाउस से होते हुए फिर ये बनेगा लॉ, ठीक है ना। तो ये हमारे पास टू चेंबर पार्लियामेंट होता है जिसके थ्रू आपके पास लॉज पास होते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे अपर हाउस का नाम था सेनेट, ठीक है ना, आज तक आपको पता होगा सेनेट के इलेक्शंस होते हैं, ठीक है ना, अभी भी हुए थे, ठीक है। और असेंबली, असेंबली जो नेशनल असेंबली जहाँ से ये सारे लॉज बनाए जाते हैं और सेनेट इनको अप्रूव करता है, ठीक है ना। अच्छा, ओके, अब हम बात कर लेते हैं जरा
प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बारे में। अब देखो, एक भुट्टो ने क्या काम किया कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो होंगे ना, वो बेसिकली दोनों मुस्लिम्स होंगे, ठीक है। दोनों जो है आपके पास क्या कहते हैं, मेल होने चाहिए। और जो है जो प्रेसिडेंट होना चाहिए वो 40 अबव होना चाहिए, ठीक है ना। ये कुछ भुट्टो लेकर आ गया बातें, जिनको फॉलो करते हुए आप प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हो, ऐसे ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। यदि क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या था, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है, या जब भुट्टो ने जो जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन किया, प्राइम मिनिस्टर को पावर्स दी, इमरजेंसी पावर्स दी, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स देगा प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। जो बाद में जाके साइन कौन करेगा, प्रेसिडेंट, ठीक है ना। अब चीफ जस्टिस को देगा, अपॉइंट करेगा, यानी कि जो जुडिशरी होती है ना, जो जजेस का पूरा सिस्टम होता है, ठीक है ना, वो पूरा मतलब प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस यानी आपका जो मेन जो बंदा है उसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा, कैबिनेट बनाएगा, ठीक है ना, अपने लिए एडवाइस के लिए। मैंने आपको पता होगा आपको कि कैबिनेट एडवाइस करता है पीएम को, ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर को। प्रेसिडेंट फिगर हेड बन गया भाई, कोई काम नहीं था, खाली बस देखने के लिए सेरेमोनियल पोजीशन थी, ठीक है ना। यानी कि बस ऐसे ही सेरेमनीज में आ जाएगा, शक्ल दिखा देगा, कोई काम वाम उसका है नहीं, ठीक है ना, प्रेसिडेंट का। ऑर्डर्स जो प्राइम मिनिस्टर ने दिए हैं उनको इसको साइन करना पड़ेगा लाजमी तौर पर। और इस तरह जो है आपका सिस्टम चलेगा पाकिस्तान का, सही है ना। और हमारे पास नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली क्या का क्या काम था, ड्राफ्ट लेजिस्लेशन, मतलब लॉज नहीं बनाएंगे बल्कि ड्राफ्ट बनाएंगे, जिनको बाद में अप्रूव किया जाएगा, ठीक है ना। 5 साल के लिए इलेक्ट होंगे, और प्रेसिडेंट जो है वो डिसमिस कर सकता है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास पूरा 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 का पूरा 1972 का 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, सही है ना। यहां तक मुझे बताओ, समझ आ गया सबको? अगर कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लो, ठीक है। नहीं तो हम कर लें कंटिन्यू, सही है, समझ आ गया। ओके, अब हम बात करेंगे अच्छा, पॉलिटिकल पार्टीज है ना। मैं आपको देखो, अगर मैं बता भी दूं, ठीक है ना, तो वो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। लेकिन जो है आपका क्या कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज वाला जो एस्पेक्ट है बेसिकली, वो मतलब पता होना चाहिए आपको, लेकिन उसको याद मत करना, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा जो है ट्रिकी हो जाता है, सही है ना। अब यहाँ पे क्या था बेसिकली, यहाँ पे पीपल्स पार्टी जो है वो जीत चुकी थी, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नेशनल असेंबली में तो मेजोरिटी थी, ठीक है ना। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो है बाकी प्रोविंसेस में जो है इनको चाहिए थी पावर, ठीक है। और पावर के लिए इनको एग्री करना पड़ता था एनएपी एंड जेयूआई के साथ, ठीक है ना। ये थी आई बिलीव नेशनल अलायंस पार्टी, और ये जो थी ये थी जमातुल जमातुल उलमा इस्लामी, ठीक है ना। तो ये जो दो पार्टीज थी, ये बेसिकली आपके पास इनके साथ जो है कोएलिशन बेसिकली फॉर्म करना था, ठीक है, ताकि जो है प्रोविंसेस में भी इनके पास पावर आ सके। और इस चक्कर में अच्छा, यहाँ पर एक हुआ था बलूचिस्तान का क्राइसिस, आपने शायद पढ़ा हो, ठीक है ना। बलूचिस्तान अपराइजिंग कह लो, बलूचिस्तान क्राइसिस कह लो, बलूचिस्तान इंडिपेंडेंस मूवमेंट कह लो, जो भी कह लो, बलूचिस्तानी इसको जो है ना चाहिए था, बलूचीज को बेसिकली इंडिपेंडेंस, उनको जो है एक तरह से कह लो जैसे बंगाली जब निकल गए ना, आजाद हो गए, अब देखा बलूचीज ने कि हाँ अब हम एक और मूव करें जिसकी मदद से हम भी अलग हो जाएं, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है बेसिकली थोड़ा सा इस चक्कर में आपका क्या कहते हैं मसला हो गया, और इसको चलते हुए 5 साल लगे। ये ना नेक्स्ट जो लीडर आए थे ना, जियाउल हक, उन्होंने फिर जाके बलोचिस को थोड़े इम्प्रेस वगैरह किया था। भुट्टो के टाइम में ये भी एक बड़ा क्राइसिस चल रहा था, ठीक है ना, 5 साल तक, कि बलोचिस्तान की मूवमेंट चल रही थी। फिर पाकिस्तान ने आई बिलीव ईरान से सपोर्ट लिया था, ठीक है, इनकी अपराइजिंग को कम करने के लिए, ठीक है ना। और जो है क्या कहते हैं, हाँ, ईरान से लोन्स ली थी, ठीक है ना, इक्विपमेंट वगैरह की, और सप्रेस किया इसको, ठीक है ना। और यहाँ पे बेसिकली ये जो है ये वाला आइडिया अब दोबारा जो है किसी ने नहीं लाया कि मैं हम अपोज करें गवर्नमेंट को, ठीक है ना। क्योंकि जारी बात है, एक एक करके अगर सारे सूबे ही अपोजिशन दिखाएंगे तो फिर मतलब किस चीज का पाकिस्तान, हाँ। तो इस तरह से जो है यहाँ पे बलूचिस्तान का भी मसला चल रहा था, ठीक है ना। फिर आपके पास जो है बाद में अमेंडमेंट्स भुट्टो ने बहुत सारी लाई। अमेंडमेंट्स जो हैं वो मैं डिस्कस बाद में कभी हम लोग कर लेंगे। अभी तो बहुत ज्यादा है अमेंडमेंट्स, ठीक है ना। और जो है
अच्छा, ये हमने सब पढ़ लिया। एक भुट्टो की, अच्छा ये हमने फॉरेन पॉलिसी में हमने अब तक क्या क्या पढ़ा, आपको पता होगा फॉरेन पॉलिसी मतलब के जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, ठीक है ना। फॉरेन पॉलिसी में हमने सिमला एग्रीमेंट पढ़ा है, ठीक है ना। सिमला एग्रीमेंट हमने पढ़ा है, ठीक है। हमने जो है क्या कहते हैं आपका न्यूक्लियर पढ़े, ठीक है ना, न्यूक्लियर वेपन्स कि वो भी फॉरेन इंडिया के साथ ही चल रहा था, ठीक है ना। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं EIC, क्या कहते हैं, इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना। तो ये जो है बेसिकली आपको शायद पता हो शायद ना पता हो, लेकिन ये एक भुट्टो की बड़ी बड़ी अचीवमेंट थी, ठीक है ना, कि उन्होंने इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस 1974 में जो है होल्ड की थी इन लाहौर, ठीक है ना। इसको लाहौर समिट भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे आए थे 35 मुस्लिम कंट्रीज, ठीक है। और पूरी जो दुनिया की प्रॉब्लम्स थी मुसलमानों की, वो पाकिस्तान में बैठ के डिस्कस की गई थी, ठीक है ना। मुजीबुर रहमान को भी, आपको पता है मुजीबुर रहमान जो है वो आना नहीं चाह रहा था, लेकिन मतलब भुट्टो उसको इनवाइट नहीं करना चाह रहा था, बट बाकी मुस्लिम्स ने सजेस्ट किया कि आप लोग भी अब एग्रीमेंट करो। और यही साल था जब पाकिस्तान ने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज किया। इससे पहले जो वेस्ट वाले थे वो मानते ही नहीं थे कि बांग्लादेश भी कुछ है, ठीक है। जो शाह फैसल थे, ठीक है, आप बहुत एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे, ठीक है। उन्होंने फैसल मॉस्क बनवाई इस्लामाबाद में। तो ये जो है बहुत 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 भुट्टो के लिए फॉरेन पॉलिसी के अकॉर्डिंग एक बड़ी अचीवमेंट थी, ठीक है ना, मतलब बहुत ज्यादा उसके लिए अच्छा हो गया। अच्छा, अब हमें बात करनी है रिफॉर्म्स की, ठीक है ना। जुल्फिकार अली भुट्टो आ तो गए, पावर अपनी स्टैब्लिश कर ली, ठीक है, सब हो गया। अब भुट्टो ने काम क्या क्या किया, ऐसा क्या क्या चीजें की जिसकी वजह से पाकिस्तानी को अच्छे लगा बुरा लगा जो भी लगा, ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहले तो वही थे पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, ठीक है ना। आपको ये जो भुट्टो के सबसे जो एक कॉमन रिफॉर्म है ना वो है इंडस्ट्रियल। ये क्या था, भुट्टो ने कर दी थी इंडस्ट्रीज नेशनलाइज। अच्छा, इसको शुरू करने से पहले मुझे बता दो, सब कुछ समझ आ गया सबको, कुछ चीज कुछ पूछना तो नहीं है, क्योंकि मैं जाहिर बात है काफी तेज बोल रहा हूँ स्पीड में। अम, क्या ये सर, क्या कुछ पूछना है या नहीं? समझ आ गया, अच्छा सही है, हाँ सही है, समझ आ गया है सबको। ओके सही है, ठीक है। अच्छा, नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज की बात कर लेते हैं, ठीक है। नेशनलाइजेशन के थे 3 स्टेजेस। अच्छा, सबसे पहले नेशनलाइजेशन क्या होता है, देखो, नेशनलाइजेशन का मतलब कि एक तो होती है आपकी प्राइवेट इंडस्ट्रीज, ठीक है ना, जैसे प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रीज होती हैं जो गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। एक होती है गवर्नमेंट की, ठीक है ना, पब्लिक जो हम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो गवर्नमेंट की चीजें होती हैं। और नेशनलाइजेशन जो है इसका मतलब है कि प्राइवेट जो है उन चीजों पर, ठीक है ना, प्राइवेट में गवर्नमेंट अब उनके उनको अपने हाथों में कर रही है, ठीक है, इसको कहते हैं नेशनलाइजेशन। और नेशनल के वर्ड से ही आपको समझ आ जाना चाहिए। इसका ऑपोजिट होता है प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, या फिर डी नेशनलाइजेशन। तो ये हम पढ़ेंगे नवाज शरीफ में डी नेशनलाइजेशन। अभी इसने क्या किया भुट्टो ने, इसने किया नेशनलाइज इंडस्ट्रीज को। 3 स्टेजेस थे, ठीक है, ये अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि इसके 3 स्टेजेस थे नेशनलाइजेशन के। 1972 32 इंडस्ट्रीज को कर दिया नेशनलाइज। 32 जो मेन इंडस्ट्रीज थी ना, 10 कैटेगरीज में वो आती हैं, ठीक है ना, उसको 32 इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिया, प्राइवेट लोगों से छीन लिया या ले लिया या जो भी कहो, ठीक है ना। 74 में 2 साल बाद हुई, बैंक्स नेशनलाइज हो गए। नेशनलाइजेशन की मीनिंग है कि एक प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में आप कन्वर्ट कर लो, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड नेशनलाइजेशन, ठीक है। यानी कि एक अगर एक प्राइवेट बंदे के पास है, उससे गवर्नमेंट या तो खरीद लेगी या किसी तरह जो है गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में इंडस्ट्री को ले लेगी, ठीक है ना, ये होता है। अच्छा, उसके बाद 2 साल, दोबारा 2 साल बाद एक और हमारे पास 300 स्मॉल यूनिट्स को भी नेशनलाइज कर लिया गया। यानी कि 3 स्टेजेस में बेसिकली ये नेशनलाइजेशन आपका प्रोग्राम कैरी आउट हुआ। अब आप जब लिखते हो ना एक भुट्टो के रिफॉर्म्स पर क्वेश्चन, दैट इज डिवाइडेड अप इनटू सक्सेसेस एंड फेलियर्स, ठीक है ना। सक्सेसेस आर दोज के जिसमें भुट्टो की पॉलिसीज का वाकई में कुछ अच्छा इम्पैक्ट पड़ा, कुछ अच्छा काम हुआ, ठीक है ना, कुछ डेवलपमेंट हुई, कुछ सही हुआ।
अब एक होते हैं फेलियर्स, यानी कि आपका क्या क्या बुरे काम हुए, ठीक है, क्या क्या मसले हुए। और आप जब लिखोगे ना क्वेश्चन, आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू लिखने हैं। अगर आप नहीं मेंशन करोगे ना ये अलग अलग, तो आपको मार्क्स लूज करने का काफी चांस हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इन्फ्लेशन थी, इन्फ्लेशन एक तरह से कह लो महंगाई हो गया, ठीक है ना, या हाँ महंगाई, इसको सबसे बेस्ट तरीका है समझने का महंगाई, ठीक है ना। इन्फ्लेशन होती है महंगाई, ये जो महंगाई होती है ना ये कम हो गई 25% से 6%, ठीक है ना, इन्फ्लेशन डाउन हो गई। और इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी बहुत बढ़ गई, ठीक है ना, आपके पाकिस्तान की इकोनॉमी में डेवलपमेंट आना शुरू हो गई, तो ये एक सक्सेस थी। अब फेलियर क्या था, देखो गवर्नमेंट के बंदे, अगर आप खुद सोचो, ठीक है ना, अब तक जो है एक एक्सपर्ट बंदा था, ठीक है, इंडस्ट्री बैठ के चला रहा था, ठीक है ना, ये एक्सपर्ट, और सारे जो है एम्प्लॉयज को अच्छे से मैनेज कर रहा था। बीच में आई गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने उससे ले ली इंडस्ट्री, अब गवर्नमेंट ने बिठा दिए अपने बंदे। अब आप बताओ किसको ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, जाहिर बात है जो पहले चला रहा था। गवर्नमेंट के जो बंदे थे ना उनको कॉमर्स का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, उनको पता नहीं था कि यार बिजनेस एक्टिविटीज कैसे कैरी आउट होती हैं, कैसे जो है ये सारे काम संभाले जाते हैं। फेडरल जो मिनिस्ट्री थी ना, जो आपके गवर्नमेंट थी, उसके ऊपर लोड आ गया, सिस्टम जो है वो जाम हो गया, जिसको हम कहते हैं बॉक्ड डाउन, ठीक है ना, जाम हो जाना। तो मतलब प्रोग्रेस जो है वो नहीं हो रहा था, ठीक है ना। और आपके पास एक और आपको बात पता होनी चाहिए कि उस दौर में जो है ना पूरी दुनिया में चल रहा था रिसेशन, यानी कि एक जो है क्या कहते हैं, आपका जो डिमांड होती है ना रिसेशन के दौरान, वो हो जाती है डिक्लाइन, ठीक है ना। क्योंकि मतलब दुनिया एक कह लो एक तरह से चेंजेस आ रही थी, ठीक है ना, वर्ल्ड में उस दौरान। तो वहां पे जो है डिमांड में कमी हो गई, और डिमांड में कमी होने की वजह से देखो आपको पता होना चाहिए कि जब कोई भी इंडस्ट्री की डिमांड कम हो जाती है, मान लो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हमने पढ़ा था सेक्शन 1 में, अगर उनकी डिमांड कम हो जाएगी तो वो बंद हो जाएगी इंडस्ट्री, है ना। लेकिन गवर्नमेंट में जो ना एक ये प्लॉट ट्विस्ट होता है कि ये लोग बंद नहीं करते इंडस्ट्री, भले जो भी हो रहा है, ठीक है, लॉस में जा रहे हैं, खत्म होती जा रही है इंडस्ट्री, लेकिन बंद नहीं करना है हम लोगों को, चलाते रहना है किसी भी तरह, जिसकी वजह से आपको पता है कि जो है अगर इंडस्ट्री बंद नहीं होगी, लॉस में जा रही है कंटिन्यूसली, ठीक है ना, तो फिर मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा ना, ठीक है ना, पाकिस्तान पे एक बर्डन आएगा, ठीक है। अच्छा, रिसेशन का मतलब क्या होता है, रिसेशन का मतलब होता है एक कह लो जैसे क्या कहते हैं, एक एग्जाम्पल जैसे है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में कितनी चेंजेस आई होंगी, हाँ, कितने ज्यादा वर्ल्ड में चेंजेस आई, कितना ज्यादा जो है चीजें कुछ जो पहले बहुत ज्यादा अच्छे से सेल हो रही थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद कितना मतलब बुरी तरह सेल होना शुरू हो गई या कम होना शुरू हो गई। इसी तरह उस दौरान भी वर्ल्ड में एक रिसेशन हो रहा था, एक चेंजेस आ रही थी दुनिया में, ठीक है ना, मतलब ओवरऑल, ठीक है, जिसकी वजह से डिमांड में कमी हो गई पाकिस्तान के गुड्स की। और जब पाकिस्तान के गुड्स की डिमांड में कमी हो गई, तो फिर गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज को बंद तक नहीं किया, जिसकी वजह से आपको पता है फेल हो गया, ठीक है ना, ये वाला नेशनलाइजेशन प्रोग्राम काफी हद तक फेल हो गया, हालांकि कुछ कुछ उसके जो है सक्सेसेस भी थे। तो अगर आप लिखोगे तो आपकी मर्जी है, ठीक है, आपको जो पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा सही लगे आप उस पर लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स की। एग्रीकल्चर, अच्छा, आपको याद होगा, अम, एक सेकेंड, अच्छा मुझे बता दो, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है, पूछना है तो पूछ लो, ठीक है, तब तक मैं पढ़ा लेता हूँ। नहीं, सही है। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, पहला है लैंड ओनरशिप। अब देखो, लैंड ओनरशिप आपकी होती है बेसिकली लैंड रिफॉर्म्स या लैंड ओनरशिप रिफॉर्म्स, जिसमें आपके पास बेसिकली आता है जो है एकर्स, ठीक है ना, याद है अयूब खान, अयूब खान आपको याद होगा बंदा, इसने क्या किया था, इसने कहा था कि आपके पास 500 इरिगेटेड हो सकता है, ठीक है, यानी कि जहां पे वाटर सप्लाई है, ठीक है, उसमें 500 एकर्स आप रख सकते हो, और 1000 आपके पास हो सकता है अनइरिगेटेड, ठीक है ना, अनइरिगेटेड। अब भुट्टो साहब जब आए, उसने देखा यार ये रिफॉर्म काफी अच्छे हैं, ठीक है ना, और अयूब खान ने काफी अच्छा काम किया, ठीक है ना, कि रिफॉर्म्स कम करके मतलब लैंड कम करके इसकी जो डेवलपमेंट है वो बढ़ाई। तो भुट्टो ने क्या किया, भुट्टो ने सोचा क्यों ना हम इस 500 को कर दें 250, और इस 1000 को कर दें हम 500। समझ आ रही है बात, कि भुट्टो ने इसको भी हाफ कर दिया, जो अयूब खान लेकर आए थे चीजें उसको भी 250-500 कर दिया, यानी कि और भी हाफ कर दिया, ताकि डेवलपमेंट बढ़ जाए, ताकि जो है लैंड और भी प्रोडक्टिवली यूज हो। अब जो है ये जो रिफॉर्म्स थे बेसिकली, आपको पता होना चाहिए दे आर मेयरली पेपर वर्क, ठीक है ना, ये होते हैं पेपर वर्क।
ये मतलब कोई ऐसा नहीं है कि अगर एक लैंड ओनर है उसके पास से लैंड जो है छीन लिया गया तो वो अपने बंदों को दे देता था और बोलता था बस आप अपने नाम से रखो कागजात, बट जो है लैंड अभी भी मेरा ही है, ठीक है ना। तो ये सब पेपर वर्क होता था, ठीक है। तो इसकी ये डिसएडवांटेज है कि ओनर्स की बहुत पावर थी, ठीक है ना। भुट्टो को इतना आइडिया नहीं था कि जो लैंड लॉर्ड्स थे ना वो बहुत पावरफुल थे, उनके खिलाफ कोई नहीं जा सकता था, ठीक है ना। तो ये जो चीज थी ना, ये मतलब थी तो अच्छी, ठीक है, थोड़ा बहुत प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी होगी, बट मोस्टली जो है लैंडलॉर्ड्स ने इसको कुछ, अब इस बार जो है ये लोग समझ गए थे कि मतलब अयूब ने भी किया था, ठीक है ना। तो अब इस बार ये लोग तैयार थे इसके लिए, और इन लोगों ने जो है पेपर वर्क वगैरह करके सारा काम कर लिया, कोई मसला इनको नहीं ज्यादा फेस करना पड़ा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ये जो है ना ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग समझ लो, ठीक है ना, क्योंकि ये फिर थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग भी मेरे ख्याल से हो जाते हैं लोगों के लिए। बहरहाल यहाँ पे क्या था, टेनेंट्स कौन होते हैं देखो, ठीक है। टेनेंट्स होते हैं वो लोग जो करते हैं फार्म पे काम, ठीक है ना। अब इनको दी गई सिक्योरिटी, इसका क्या मतलब है, देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, ठीक है ना, एक लैंड ओनर है, ठीक है ना, एक यहां पर है लैंड ओनर, ठीक है, लैंड ओनर है, और इसने लगाए हुए मान लो 5 टेनेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब ये लैंड ओनर जो है अपना ये जो लैंड है ये सेल करने वाला है किसी और थर्ड पार्टी को, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये टेनेंट्स जो है इनको आप ऐसे सेल नहीं कर सकते अनलेस ये जो थर्ड पार्टी है बेसिकली ये इन टेनेंट्स को अगर निकाल देगी ना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ, देखो, अगर कोई लैंडलॉर्ड आपके पास लैंड सेल कर रहा है और टेनेंट्स के पास पैसा है, ठीक है ना, काम करने वालों के पास इतना पैसा है कि वो खरीदने, तो उनको पहला हक है कि वो खरीद सकते हैं लैंड। अगर पैसा नहीं है, ठीक है, अगर नहीं खरीद सकते और लैंडलॉर्ड तब भी बेचना चाह रहे हैं, तो जो जिसको बेच रहा है ना लैंडलॉर्ड, उसको जो है ना टेनेंट्स को निकालना नहीं होगा फार्म से, ठीक है ना। मतलब कि टेनेंट्स उसी फार्म पे काम करेंगे चाहे कोई भी लैंडलॉर्ड हो, ठीक है। फिर उसके बाद इससे क्या हुआ, टेनेंट्स के लिए ये सक्सेस है, ठीक है ना, ये सक्सेस है कि टेनेंट्स ने इंप्रूवमेंट्स लाए, प्रोडक्टिवली काम किया, मेहनत की अपने लैंड पे। उनको पता था कि यार हम हमें निकाला नहीं जा सकता क्योंकि अब ऐसी रिफॉर्म्स आ चुके हैं। लेकिन लेकिन देखो, हर चीज का जो है ना ट्विस्ट होता है, ये हमारे पास है फेलियर्स इसके, ठीक है। इस स्कीम के इंट्रोडक्शन से पहले ही लैंड ओनर, जब उनको 1-2 महीने पहले पता चल गया ना कि ये स्कीम आने वाली है, उन्होंने ऐसा लोगों को अपने फार्म से निकाल ही दिया, मतलब आधे से ज्यादा तो यूं ही फारिग कर दिए, इवन बिफोर द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर वाज ग्रांटेड, ठीक है। तो ये अब भुट्टो क्या करता, हाँ उसने तो ग्रांट ही नहीं की हुई थी। और जो है लैंडलॉर्ड्स बहुत इन्फ्लुएंशियल थे, मैंने आपको बताया, भुट्टो को इतनी बात नहीं पता थी कि इनकी क्या पावर है, ठीक है ना। और जो टेनेंट्स थे ना वो इनके खिलाफ खड़े नहीं हो सकते थे, वो इनके खिलाफ बोलते तो उनके लिए बहुत मसला हो जाता, ठीक है ना। जिसकी वजह से टेनेंट्स को डर था कि यार हम इनके खिलाफ कैसे बोलें, ये तो हमारे लैंडलॉर्ड्स हैं, ठीक है, हमें निकाल देंगे कल को। तो इस चक्कर में जो है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर के भी सक्सेसेस हैं, फेलियर्स हैं, ठीक है। आप, मैं ये नहीं बोलूंगा कि सक्सेसफुल था या फेल था, मैं आपको मतलब आप पे छोड़ता हूँ ये कि जो भी आपको सही लगे, ठीक है ना, क्वेश्चन में आप लिख सकते हो कि हाँ ये रिफॉर्म सक्सेसफुल था, ये रिफॉर्म फेलियर था, और एंड में आप बता सकते हो कि कौन सा सबसे ज्यादा सक्सेसफुल था, या ज्यादातर सक्सेसेस थे या फेलियर्स थे, ठीक है ना। एनीवेज उसके बाद हमारे पास भुट्टो के और भी रिफॉर्म्स आते हैं बहुत सारे, ठीक है ना। एजुकेशनल रिफॉर्म्स में क्या था देखो, भुट्टो की ना नेशनलाइजेशन बड़ी वो थी, ठीक है ना, नेशनलाइजेशन का इसको बड़ा शौक था। इसने जो है ना लाइक क्या कहते हैं, स्कूल्स को नेशनलाइज कर दिया। कुछ है टेनेंट्स वाला पार्शियल सक्सेस था, हाँ। देखो हर चीज है ना भुट्टो की, वो आधी सक्सेसफुल है आधी फेलियर है, पार्शियल ही है। अब आपके हाथ में आप जो भी लिखो, ठीक है ना, अगर आप सक्सेस कहोगे इसको तो आप कहोगे यार टेनेंट्स ने प्रोडक्टिवली काम किया, ठीक है, टेनेंट्स को जो है एक सिक्योरिटी मिली, उनको लगा कि हाँ हमें निकाला नहीं जाएगा, टेनेंट्स ने लैंड्स खरीदे। लेकिन जब आप अगर इसके अगेंस्ट बात करोगे ना, तो आप लिखोगे कि यार टेनेंट्स को राइट्स तो मिल गए लेकिन वो खड़े नहीं हो सकते थे उनके खिलाफ, लैंडलॉर्ड्स की पावर ज्यादा थी, पेपर वर्क कर रहे थे, ठीक है ना। तो ये आप किसी भी तरह ले जाओ अपने आंसर को, वो आपके हाथ में फ्लो, ठीक है ना। अच्छा, नेशनलाइजेशन ऑफ स्कूल्स, ठीक है ना।
स्कूल्स को नेशनलाइज कर दिया। भुट्टो नेशनलाइजेशन में बहुत ज्यादा बिलीव करता था, ठीक है ना। और इसने क्या किया, इसने नेशनलाइज कर दिया स्कूल को, करिकुलम चेंज कर दिया, ठीक है ना। और आपको पता है जब नेशनलाइज होता है ना गवर्नमेंट स्कूल या इस तरह जब भुट्टो ने कर दिया, तो एक एक क्लासरूम में 50-50, 60-60 ज्यादा बच्चे होते थे, जिसकी वजह से मतलब जो होता है ना क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जो तालीम का जो मयार होता है, जो क्वालिटी होती है, वो खराब हो गई, वो खत्म हो गई, ठीक है ना। और यहाँ पे बेसिकली क्या था, इन्होंने कोशिश की थी कि हम फ्री एजुकेशन भी देंगे, ठीक है ना। ये वाली काम इन्होंने अच्छा किया, फ्री एजुकेशन वाला, ठीक है। और आपके पास जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे ये फेल क्यों हुए, ठीक है ना। फेलियर के जो रीजंस है ना, अभी आप लोग नोट कर लो, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे लिखे हुए नहीं है। एक तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था, ठीक है ना, आपस में वो नहीं था, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे थे। गवर्नमेंट ने बजट कम दिया था, सिर्फ 13% बजट दिया था प्राइमरी स्कूल्स को, ठीक है ना। फिर आपके पास पेरेंट्स जो है वो क्या कहते हैं, रूरल एरियाज के जो पेरेंट्स होते हैं, या आपको पता होगा चाइल्ड लेबर वगैरह वहां पे कैरी आउट होता है, वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे। वो कहते थे यार इससे अच्छा इनको काम पे लगा लो, पैसे कमाएंगे, ठीक है ना बच्चे। और स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन ड्रॉप हो गया, नंबर 4, क्वालिटी खराब हो गई एजुकेशन की, स्टैंडर्ड चला गया, ठीक है। और इसका एक और बात है कि जो लिटरेसी रेट था ना, मतलब रिफॉर्म्स तो आ गए, ठीक है ना, लेकिन लिटरेसी रेट जो है ना आने वाले 5 सालों में सिर्फ 1% भी नहीं बढ़ा था। मतलब अगर आप पूरा काम ही लिटरेसी के लिए कर रहे हो, तालीम के लिए कर रहे हो, और आखिर में लोगों को अभी भी वो जाहिल ही जाहिल हैं, तो फिर आप बताओ फिर कैसे होगा, ठीक है ना। तो ये तो वही पक्का पक्का फेलियर है, ठीक है ना। आपको सक्सेसेस में जाने की मेरे ख्याल से तो जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ पे यार टाइम कम है, ठीक है, 2 मिनट बाकी हैं, तो अगर कोई क्वेश्चन है किसी को तो पूछ लो, ठीक है। बाकी जो एक दो रिफॉर्म्स रह जाएंगे वो हम नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन है, सब कुछ समझ आ गया, क्लियर है बिल्कुल या नहीं? ठीक है। अच्छा, हाँ, सब में सक्सेसेस एंड फेलियर्स दोनों हैं। आ, आपको देखो जब क्वेश्चन आता है ना, वो आता है हाउ सक्सेसफुल वर द डोमेस्टिक रिफॉर्म्स ऑफ भुट्टो। देखिए डोमेस्टिक का जो वर्ड है मतलब कि जो लोकल रिफॉर्म्स, अगर फॉरेन रिफॉर्म्स आएगा या फॉरेन पॉलिसी आएगा तो आप वो वाले लिखोगे जो मैंने आपको शिमला एग्रीमेंट वगैरह बताए थे। यहाँ पे जब डोमेस्टिक की हम बात करते हैं तो वो पूछेंगे हाउ सक्सेसफुल। आपको लिखना है सक्सेस, आपको लिखना है फेलियर, और आपको फिर जब आप पूरा खत्म कर लो आंसर, कंक्लूजन में आपको बताना है बेसिकली कि क्या ज्यादा सक्सेसफुल थे ये या ज्यादा फेलियर थे, ठीक है ना। मतलब ओवरऑल क्या था, भुट्टो एक कामयाब बंदा था या भुट्टो एक फेलियर बंदा था, ठीक है ना। ये आपके ऊपर, ठीक है, आपके आपको जिस तरह जो है अप्रोच करना हो, ठीक है। आपको लेकिन सक्सेस फेलियर दोनों लिखने हैं हर पॉइंट के, हर रिफॉर्म के, सही है। तो अब ये टाइम हो गया, ठीक है, दोबारा 125 हो गए, ठीक है, 130 पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे 5 मिनट्स की ब्रेक के बाद। और आप लोग रीजॉइन कर लेना, अगेन सेम लिंक होगी, सेम सब कुछ, ठीक है। क्लास को एंड करते हैं, 1 मिनट ही बाकी है बस, सही है ना, इसको मैं एंड कर रहा हूँ।